हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का रिवीजन। नेशनल इनकम चैप्टर 4। तो चैप्टर 3 का हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। हमने स्टार्ट की है एक रिवीजन सीरीज जो कि 2025 के एग्जाम की तैयारी कराती है आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेशनल इनकम। तो सबसे पहला एक शब्द आता है हमारे पास, नेशनल इनकम होता क्या है। तो नेशनल इनकम से भी पहले हम जानेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम, देखिए मैं एक सिंपल और आसान लैंग्वेज में सबसे पहले इसे समझाऊंगा, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इनकम होता क्या है। देखिए हमारी कंट्री के अंदर कुछ ही पर्सन रहते हैं और ये यहीं पे रह के, कंट्री में रह के अर्न करते हैं 10,000 10,000 10,000। टोटल मिला के ये कमाते हैं 30,000। अच्छा, इंडियन रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर ही रहकर पैसे कमा रहे हैं। तो ये जितना भी हमारी इनकम होती है ये होती है डोमेस्टिक इनकम। ओके। नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम की बात करें तो अच्छा, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अब्रोड जाते हैं। ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जो अब्रोड जाते हैं और यहाँ से ये अर्न करके लेके आते हैं 5,000 रुपीज इंडिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA होता क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब अगर आप डोमेस्टिक इनकम के अंदर प्लस कर देते हो NFIA को, तो आपके पास आ जाती है नेशनल इनकम। ये हमारी नेशनल इनकम होती है। इस चैप्टर में हम यही निकालेंगे, यही सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, क्या मेथड है, ये सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आ गया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट टू एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले हमेशा याद रखना, नेशनल इनकम के अंदर जो मार्केट वैल्यू आती है वो किसकी आती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है जिस भी वैल्यू पे, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब बात करते हैं मेथड। मेथड मतलब कितने मेथड हैं जिनसे हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड आता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड आता है इनकम मेथड एंड जो थर्ड मेथड आता है वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये हमारे पास तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है और किस तरह से यहां से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले में हम ये जानेंगे। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है, परचेज। जो भी आप गुड्स वगैरह रॉ मटेरियल परचेज करते हो उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को दूसरा क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए ये एक पर्सन है ए, इसने एक पेन की लिया और इसमें एक वैल्यू ऐड की 10 रुपए की, मतलब 10 रुपए में ये इसे बेचने के लिए रेडी है। इसने बी को बेचा, बी ने क्या किया, इसके अंदर 12 रुपए का बेच रहा है, मतलब 2 रुपए की वैल्यू ऐड की। सी को इसने बेचा तो सी इसे 15 रुपए का बेच रहा है, इसने 3 रुपए की वैल्यू ऐड की। जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो हर एक प्रोड्यूसर या हर एक सेलर की इनकम है। तो यदि सभी इनकम को हम प्लस कर देते हैं तो वो इनकम हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। भाई जितने भी प्रोड्यूसर कमा रहे हैं या जितने भी हमारी कंट्री के अंदर लोग कमा रहे हैं उन सबको प्लस करते चलो, तो वो हमारी आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। और उस डोमेस्टिक इनकम के अंदर आप क्या प्लस कर दो, NFIA, तो आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम। तो ये हमारा आता है वैल्यू एडेड। अच्छा, वैल्यू एडेड का एक और क्या नाम है, जैसे आपने वैल्यू ऐड की, ए ने कुछ की, बी ने कुछ की, सी ने कुछ की, तो इस वैल्यू एडेड को हम एक और नाम देते हैं सम ऑफ GVA एट MP, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अच्छा, GVA एट MP को एक और क्या नाम देते हैं, GDP एट MP।
याद रखना, वैल्यू एडेड को हम बोलते हैं जीवी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी। ये हम दो नाम देते हैं वैल्यू एडेड को। आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है, फाइंड नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, फिर उसके बाद कमोडिटी सर्विस मेथड या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ये सभी नाम से वैल्यू एडेड मेथड को जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वैल्यू एडेड का और क्या नाम है। तो यहां से हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है कि भाई जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को निकाल रहे हो, तो उस टाइम पे क्या इंक्लूड किया जाए, क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये जरा देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आप कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, आपका अपना घर है, आप उसी को यूज कर रहे हैं, उसी के लिए आप रेंट पे कर रहे हैं, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसे इंक्लूड करेंगे। सेल एंड परचेज, शेयर बॉन्ड एंड डिबेंचर, अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं शेयर बॉन्ड या डिबेंचर, तो उसे आप नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। चलिए, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हम सीख ही चुके हैं। वैल्यू एडेड का ये हमारा फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको बताने से पहले मैं आपको दो बहुत बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको सेल को फाइंड करना बताता हूँ। मान के चलिए दिया हुआ है एज सेल या टोटल सेल 10,000 रुपए दिया है, फिर एक्सपोर्ट दिया हुआ है 5,000 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सेल क्या है, यहाँ पे टोटल सेल 10,000 दी हुई है ऑलरेडी, तो 10,000, चेंज इन स्टॉक 0 है। लेकिन यहीं पे ये टोटल सेल की जगह पे एग्जांपल नंबर अगर मैं 2 ले लेता हूं, और यहाँ आता है डोमेस्टिक सेल 10,000 और एक्सपोर्ट 5,000 रुपए आ जाता है यहाँ पे। अब आपसे पूछता है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब आ जाएगा सेल, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक तो कुछ है नहीं, तो ये तो जीरो मान लेते हैं। लेकिन यदि आपको डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है, तो उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट को प्लस करना होता है, यानी कि 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू टोटल 15,000 आपके पास आ जाता है। वैसे ही अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते हैं, मतलब परचेज, अगर आपको दिया है परचेज 5,000 रुपए और दिया है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, तो आपसे पूछा जाता है बताओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा। तो टोटल परचेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे इसके अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट इंक्लूड है, तो ये 5,000 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये दिया होता डोमेस्टिक परचेज, तो इसके अंदर हम अब क्या करते, आईसी निकालने के लिए इंपोर्ट को प्लस कर देते। यदि क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे बोल रहा है कि भैया ये ना डोमेस्टिक परचेज है, तो आपको वहां पे इंपोर्ट प्लस करना है, क्योंकि इंपोर्ट भी तो एक परचेज की वैल्यू है। हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट है क्या, परचेज ही। तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लस करेंगे। एक्सपोर्ट अगर दिया है टोटल सेल, तो हम मान के चलेंगे भाई उसके अंदर एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। एक्सपोर्ट भी क्या है, सेल है। हम फॉरेन कंट्री में सामान बेच रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट भी एक तरह की सेल है। अगर आपको टोटल सेल दिया है, तो हम मान के चलते हैं उसके अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूड है। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है कि डोमेस्टिक सेल, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं है। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, इन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए एग्जांपल आपको दिए एज सेल 5,000 रुपए, और यहाँ दिया है, या ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे ए सोल्ड टू बी 5,000 रुपए, और ए सोल्ड टू सी 2,000 रुपए। फाइंड
ए सेल, ए की सेल बताओ कितनी होगी। तो ए ने बी को बेचा है, सी को बेचा है, तो ए की टोटल सेल कितनी होगी? 7,000 रुपए। लेकिन यदि मैं एग्जांपल 2 में ऐसे बोल दूं, सेल ए सेल टू बी 5,000 रुपए, ए सोल्ड टू सी 2,000 रुपए, ए सेल या सेल बाई ए, सेल बाई ए 10,000 रुपए। अब इसका मतलब क्या है? ए की टोटल सेल क्या होगी? अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ए की जो टोटल सेल होगी वो होगी 10,000 रुपए। आप कहोगे सर आपने 5 और 2 को तो प्लस ही नहीं किया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कहा मैंने ए को इतने का बेचा, बी को इतने का बेचा, टोटल कितना हुआ? प्लस कर दो। मैंने कहा मैंने ए को इतने का बेचा, बी को इतने का बेचा, और मैंने जो टोटल बेचा है ना वो 10,000 रुपए का सामान बेचा है। तो इसका मतलब ए और बी ऑलरेडी उसके अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। तो इसी तरह से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की वैल्यू आपको दिखेगी कि भाई ए ने बी ने क्या किया। चलिए कुछ वैल्यू एडेड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म बी, ए बी, आपको वैल्यू एडेड निकालना है ए का और बी का। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, जब भी क्वेश्चन ऐसे बोलता है ए और बी की वैल्यू एडेड निकालिए, आप क्या कीजिए, एक बड़ा ही सिंपल सा इसका तरीका है वैल्यू को फाइंड करने का। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक टेबल बनानी है। यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी, हमें ए और बी की तो वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से, इसको आप रफ कर दीजिए। यहाँ पे आएगा सेल, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू एडेड। जिस ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी। वही फॉर्मूला क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब आपको देखना है ए ने कितना सामान बेचा, कितना खरीदा, ये सारी चीजें देखनी है। चलिए, सेल बाय फर्म ए, ए की आपको टोटल सेल दी है 100 रुपए, तो ए में आप लिख दीजिए 100 रुपए। परचेज फ्रॉम फर्म बी, अगर हम फर्म बी से खरीद रहे हैं बाई फर्म ए, फर्म ए खरीद रहा है बी से, कितने का? 40 रुपए का। तो ए 40 का अगर खरीद रहा है तो उसके लिए तो आईसी हो गया, लेकिन बी से खरीद रहा है, मतलब बी से अगर मैं खरीद रहा हूं तो बी बेच रहा है, तो बी के लिए 40 रुपए क्या हो गया? सेल हो गया। क्लियर? ओके। परचेज फ्रॉम फर्म ए, अगर हम फर्म ए से खरीद रहे हैं बाई फर्म बी, ए से खरीद रहे हैं, ए की सेल हो गई और बी की परचेज हो गई। बी की परचेज मतलब आईसी हो गया बी के लिए, बी के लिए आईसी हो गया और ए के लिए सेल हो गई। लेकिन एक सेकंड, यहां पे ए की ऑलरेडी टोटल सेल दी हुई है। अगर टोटल सेल दी हुई है इसका मतलब ये 60 रुपए ऑलरेडी 100 रुपए के अंदर क्या है? इंक्लूड होगा। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। ओके, सेल बाय फर्म बी 200 रुपए, ओके, 200 रुपए की फर्म बी ने सेल की, इसका मतलब ये 40 रुपए इस 200 रुपए के ऑलरेडी अंदर है, तो हमने यहाँ पे फर्म बी की सेल लिख दी। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, अब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का मतलब क्या हो गया? फर्म ए का क्लोजिंग है 20 रुपए, फर्म बी का क्लोजिंग है 35 रुपए, तो यहाँ पे आपने लिखा 20 रुपए, यहाँ पे आपने लिख दिया 35 रुपए। अब आते हैं नेक्स्ट, ओपनिंग जो ए का है वो है कितना? वो ए का ओपनिंग है आपके पास 25 रुपए और बी का है 45 रुपए, तो यहाँ पे माइनस कर दो 25 और यहाँ पे माइनस कर दो 45 रुपए। ये कितना जाएगा? -5, और ये कितना जाएगा? -10 आ जाएगा। अब आपको वैल्यू एडेड निकालना है, तो वैल्यू एडेड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? सेल प्लस प्लस माइनस, अभी माइनस का है तो यहाँ पे -5 और ये माइनस का 40, तो टोटल कितना आ जाएगा? 55। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा? 200 माइनस 10,
प्लस करते हैं लेकिन माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 60, ये कितना आ जाएगा 130। तो यानी कि वैल्यू एडेड बाई ए इज इक्वल टू 55, वैल्यू एडेड बाई बी इज इक्वल टू 130। अच्छा, अगर मैं इसे बोलूं कि मुझे जी वी एट एम पी निकालना है, तो जी वी एट एम पी इन दोनों को प्लस कर दो, 185 आ जाएगा। अच्छा, इसी को एक और नाम देते हैं जी डी पी एट एम पी, इसी को हम क्या भी नाम देते हैं, जी डी पी एट एम पी भी इसी को हम नाम देते हैं। तो ये होता है हमारा वैल्यू एडेड फाइंड आउट करने का सिंपल और साधारण तरीका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं समझता हूं आपको लास्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन ने कहा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या फाइंड कर सकते हैं, जीवीए एट एमपी, ग्रोस वैल्यू एडेड की फॉर्म में आंसर ने आप पूछा है क्वेश्चन ने आपसे, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जीवीए एट एमपी आपको निकालना है। जीवीए एट एमपी आप किस मेथड से निकाल सकते हैं, वैल्यू एडेड से। वैल्यू एडेड के अंदर इसका फॉर्मूला क्या हमने सीखा, वैल्यू एडेड के अंदर हमने इसका फॉर्मूला सीखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमने सीखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। वैल्यू एडेड का ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू एडेड को क्या लिख सकते हैं, जी वी ए टेम्पी। तो यानी कि आप सीधा सीधा लिख सकते हो, जी वी ए एट एम पी इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सेल देखते हैं कितनी है, 200 रुपए की सेल है, 200 रुपए की आपके पास सेल है, प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आपको चेंज इन स्टॉक 10 रुपए सीधा दिया ही हुआ है, 10 रुपए माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दी हुई है 90 रुपीज की, माइनस 90। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 210 में से माइनस कर दोगे 90 इज टू कितना आ जाएगा 120। ये आपके पास क्या आ गया, जीवीए टेम्पी आ गया। अब मुझे चाहिए एन वी ए एट एफ सी। अब देखिए इसका फॉर्मूला मुझे चाहिए क्या, जो मुझे फाइंड करना होता है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, जो भी मुझे निकालना है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, एन वी ए एट एफ सी, जो मुझे गिवन है जी वी ए एट एम पी उसे राइट में रखते हैं और राइट से लेफ्ट जाके फॉर्मूला बनाते हैं। ग्रोथ से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए, वी सेम है, ए सेम है, एम पी से एफ सी पे जाना है, माइनस एन आई टी कर दीजिए। तो ये आपके पास 120 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन जरा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, नहीं है, नहीं है तो डेप्रिसिएशन को जीरो मान लीजिए, माइनस एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं, नहीं है। जीएसटी आपको दिया हुआ है कितना, 6 रुपए का जीएसटी आपको दिया हुआ है। अच्छा नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 12 रुपए का, सीधा सीधा। यहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। भाई इनडायरेक्ट टैक्स एक बड़ी फॉर्म में हो गया जिसके अंदर जीएसटी आता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक्साइज ड्यूटी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यानी कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स 12 रुपए दिया हुआ है, आईटी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितना दिया हुआ है आपको, अगर सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी आपको नहीं दिया हुआ है, तो 120 माइनस जीरो माइनस 12 माइनस जीरो, यानी 120 माइनस 12 इज टू 108। ये आपके पास आ गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत ही आसान है, अगर आप प्रॉपर वे में सीखते हो तो, कुछ है ही नहीं। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, फिर आपसे क्वेश्चन ने पूछा एनडीपी एट एफसी निकालिए। तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए, जैसा कि मैं जानता हूं, वैल्यू एडेड को हम क्या बोलते हैं, जी वी ए एट एमपी, और एंड जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर मुझसे वैल्यू एडेड की फॉर्म में पूछा जाएगा तो मैं जीडीपी एट एमपी लिखूंगा, और मुझसे अगर इस फॉर्म में पूछा जाएगा, डोमेस्टिक की फॉर्म में पूछा जाएगा, वैल्यू एडेड की फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या लिख दूंगा मैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 10 माइनस 20 माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 30 रुपीज, ये आ गया। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10
-30 इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? एनडीपी एट एफसी चाहिए। तो मैं इसे क्या बोलूँगा? मैं इसे बोलूँगा जीडीपी एट एमपी आ गया मेरे पास। अब जीडीपी एट एमपी आ गया। अब मुझे चाहिए एनडीपी एट एफसी। जो मुझे चाहिए लेफ्ट में रखता हूँ एनडीपी एट एफसी, और जो मेरे पास है जीडीपी एट एमपी इधर रखता हूँ। राइट टू लेफ्ट चलते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। ग्रोथ से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। डोमेस्टिक सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस एनआईटी कर दीजिए। ये आपको 60 दिया है। डेप्रिसिएशन अगर देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है, एंड सब्सिडी भी आपको दिया हुआ है। तो एनआईटी की फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 60 माइनस 15 माइनस आईटी कितना दिया है? 5 माइनस सब्सिडी दिया है 1 आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 15 माइनस 4, यानी कि 60 माइनस 19। ये आपके पास आ जाएगा, सोल्व कर लोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। यही हमारा क्या था? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड देखिए, बड़ा ही आसान था वैल्यू एडेड मेथड। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर दे। लेकिन थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखो और एंड तक देखो, आपको हर चीज यहाँ पे समझ आएगी। अब बात करते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड होता क्या है? सबसे पहले इनकम मेथड की बात करें तो किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी इनकम है भाई, इनकम मेथड की अगर मैं बात करूं, मुझे क्या निकालना है इनकम मेथड से? पहले डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, फिर उसके अंदर हम एनएफआईए प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अब कितने तरह की इनकम होती है? सबसे पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा होता है रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा होता है इंटरेस्ट, चौथा होता है प्रॉफिट, पांचवा होता है मिक्स्ड इनकम। यदि आप इन पांचों इनकम को प्लस कर दो तो ये आ जाता है एनडीपी एट एफसी आ जाता है। यदि आप पांचों इनकम को प्लस कर दो भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कोई भी इंसान इसी तरह से तो कमाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, मिक्स इनकम हो गया। इन सबको मिला दो तो आपके पास क्या आ जाता है? एनडीपी एट एफसी, जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। चलिए, डोमेस्टिक इनकम। अब सवाल ये आता है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी नहीं दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया है, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है, तो हम कैसे करें ओवरऑल जरा देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का फॉर्मूला लगाओगे, जिसके अंदर क्या आता है? सैलरी एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सैलरी एंड वेजेस इन कैश के अंदर क्या आता है? मान लो वेजेस है, बोनस है, कमीशन है, ये जो भी हमें कैश में मिल रहा है तो इसे बोलते हैं सैलरी एंड वेजेस इन कैश। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड का मतलब क्या होता है? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड का मतलब होता है, मान लो हमें रेंट फ्री होम मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, कंपनी हमें अपनी तरफ से फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो एक तरह से वो भी हमारी क्या है? इनकम है। भाई मान के चलिए, मुझे 100 रुपए रेंट देना है, लेकिन कंपनी ने कहा तुम्हारा रेंट आज से हम देंगे, तो एक तरह से मेरी इनकम बढ़ गई ना, जो मुझे पैसे मिलते मैं वहां देता, अब कंपनी मेरे बिहाफ पे कर रही है, तो मेरी इनकम बढ़ गई। अब आता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या होता है? इसके अंदर आता है एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूशन करता है सोशल सिक्योरिटी, मतलब रिटायरमेंट के बाद के लिए, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, प्लस लेबर वेलफेयर फंड हो गया, प्लस ग्रेजुइटी हो गया। इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देन रेंट आप सभी जानते हैं, रॉयल्टी, आपने अपने नाम पे कोई भी चीज पेटेंट कराई है तो उसके बदले आपको रॉयल्टी मिलेगी। इंटरेस्ट, थर्ड आता है इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट के अंदर बड़ी ही बेसिक सी चीज है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम इंटरेस्ट जब हम लेते हैं, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें इंक्लूड नहीं करने। जैसे इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट, अगर पब्लिक डेब्ट पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है तो उसे नहीं लेंगे। इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर द कंजम्पशन पर्पज। यदि किसी कंज्यूमर ने लोन पर्सनल पर्पज के लिए, कंजम्पशन पर्पज के लिए लिया और उसमें वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस इंटरेस्ट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। या
थर्ड आता है इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। जब एक फर्म दूसरे फर्म को इंटरेस्ट दे रही है, लोन लिया होगा तो उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट होने के बाद आता है प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे और प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। अच्छा, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग क्या होता है? टैक्स तो हमें पता है, क्लियर है, लेकिन डिविडेंड और रिटेन अर्निंग होता क्या है, इसके बारे में जरा सीखते हैं। तो यदि मैं आपको बताऊं, मान लो एक कंपनी है ये ए लिमिटेड, इसके कुछ शेयर होल्डर है ए बी सी, जिसने पैसे लगा रहा है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है मान लो 10,000 रुपए। कंपनी ने क्या किया, 6,000 रुपए तो बांट दिए, 2-2 हजार रुपए। और जो 4,000 रुपए हैं, उनको कंपनी ने बोल दिया कि हम इनको री इन्वेस्ट करेंगे, ताकि कंपनी के अंदर हम और भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें, ग्रोथ कर सकें। तो इस प्रॉफिट को हम नहीं बांटेंगे, हम कुछ प्रॉफिट बांट लेते हैं, कुछ प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट करेंगे। तो जो प्रॉफिट हम बांट देते हैं शेयर होल्डर में, उसे बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन जो प्रॉफिट हम नहीं बांटते, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को हमने रिटेन कर लिया। चलिए, डोमेस्टिक इनकम अगेन एनडीपीएट एफसी, इन सबको प्लस कर दो, डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस का एक फॉर्मूला होता है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, तो एनडीपीएट एफसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों की जगह पे आप ऑपरेटिंग सरप्लस को भी रख सकते हो, प्लस मिक्स इनकम। इनको प्लस कर दो, आपके पास क्या जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। चलिए, यहां तक होने के बाद अब मैं आपको बताता हूं, हमने नेशनल इनकम की कुछ बेसिक चीजें जान ली कि भाई नेशनल इनकम को फाइंड आउट करते टाइम हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको नहीं दिया है तो फाइंड करेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है सैलरी एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरी एंड वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फिर रेंट एंड रॉयल्टी गिवन होगा, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो हमें याद रखना है 2 से 3 तरह के इंटरेस्ट हैं जो हमें नहीं लेने हैं जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट, या फिर कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए लोन ले रहा है, उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, या एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट दे रही है। फिर जो थर्ड आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट को प्लस करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग एंड प्लस मिक्स इनकम। ये सारी चीजें हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है नेशनल सॉरी डोमेस्टिक इनकम हम निकालते हैं। एंड डोमेस्टिक इनकम में हम प्लस करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमारे पास क्या आता है, नेशनल इनकम आ जाता है। तो आज हमने वैल्यू एडेड मेथड को सीखा, और फिर हमने सीखा नेशनल इनकम में इनकम मेथड को सीखा। इनकम मेथड की बेसिक चीजें हमने की, फंडामेंटल्स किए, क्या प्लस करते हैं क्या माइनस करते हैं, ये सारी चीजें की। और इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे पार्ट सेकंड में, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पार्ट सेकंड में हम करेंगे, और पार्ट सेकंड में हम नेशनल इनकम को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहे कि भाई हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है, उनको वीडियो प्रोवाइडेड करनी है, कंटेंट प्रोवाइड करना है, और अच्छे टेस्ट पेपर देने हैं, उनके डाउट सेशन रखने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मोटिवेशन मिलती है हमें किससे, आपके लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से। पता चलता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो सामने जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल है, तभी काम करने में मजा आता है। चलिए, बाकी सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए